अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम कासमी और मैं हूं सबा शेख। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे। आज वैसे भी फ्राइडे है और वीकेंड आने वाला है, तो मेरा ख्याल है सबकी तबीयतें बहुत बाहर होंगी। मेरी खुशी से अंदाजा हो रहा होगा आपको कि वीकेंड आने वाला नजर आ रहा है। वेल, आज का जो दिन है उस पर हम आपको बताते चले कि आज हम अपनी ही फील्ड के हवाले से बात करेंगे, यानी कि जर्नलिज्म, जो कि पाकिस्तान में आपको बताएं कि जर्नलिज्म स्टेज पर है और एक जर्नलिस्ट को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इस फील्ड में मौजूद लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और जर्नलिज्म को अपना प्रोफेशन बनाने वालों को किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, इस पर बात करेंगे। अनम, जर्नलिज्म में अगर एंकर और रिपोर्टर की बात की जाए तो मेहनत और पर्सनल इंटरेस्ट होना बड़ा लाजमी है। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, आपका मूड अच्छा हो या फिर बुरा, शहर के हालात खराब हो या फिर अच्छे, आपको इन तमाम चीजों को बालाए ताक रखकर एक कॉल टाइम के मुताबिक ऑनियर होना होता है और यही कमिटमेंट है आपकी आपके काम से। लेकिन बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जर्नलिज्म एक बहुत मुश्किल प्रोफेशन है और आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान सहाफियों के लिए चौथा खतरनाक तरीन मुल्क है। और हम देखते हैं कि फील्ड में मौजूद रिपोर्टर्स हों और कैमरामैन हों, उनको भी अक्सर ही दहशतगर्दी का वो शिकार हो जाते हैं। बल्कि अगर आपको याद होगा तो हमारे ही आज न्यूज के कैमरामैन शहजाद भी जो है वो अगस्त में ही सिविल अस्पताल कोयटा में कवरेज कर रहे थे और फिर खुद कुछ हमला हुआ वहां पर और वो शहीद हो गए। तो आज हम गुड मॉर्निंग के प्लेटफॉर्म से हमारी तरफ से उनकी अज़्म व हिम्मत को जो है वो सलाम भी पेश करेंगे। बिल्कुल। और अनम, शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग इस प्रोफेशन को अपनाते हैं, जबकि मुल्क की 20 करोड़ आबादी के बावजूद यहाँ सहाफियों की तादाद तकरीबन 20,000 है, यानी टोटल आबादी का 0.1%, जो इतनी बड़ी आबादी के लिहाज से बहुत कम है। और फिर इस प्रोफेशन में मौजूद खतरात इसे और यूनिक भी बना देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये फील्ड है ही ऐसी जिसमें एक जर्नलिस्ट को बहादुर और शार्प होना पड़ता है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जहनी तौर पर भी। लफ्जों का सही चुनाव करना हो या फिर सैड न्यूज से गुड न्यूज में अपने इश्यूज, अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल करना और हर वक्त किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की सलाहियत जो है वो एक जर्नलिस्ट को ही एक अच्छा जर्नलिस्ट बना। बिल्कुल सही कह रही हैं। इन तमाम मुश्किलात और मसाइल का मालूम होने के बावजूद पाकिस्तान में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो इस प्रोफेशन में आना चाहती है, चाहे वो फील्ड रिपोर्टिंग हो या फिर एंकरिंग। ख़वातीन आगे आ रही हैं और इस प्रोफेशन को सर्व करना चाहती हैं। ऐसी एक लड़की को हम भी जानते हैं ना। बिल्कुल, अब आपसे मिलवाएंगे एक ऐसी लड़की को जो टीवी जर्नलिज्म में अपना कैरियर बनाना चाहती है, लेकिन मुल्क में प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी की वजह से परेशान है। कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि हम सीख जाएं या ट्रेनिंग, कोई हर किसी में खामी होती है, उसको बेहतर करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं आज तक मिला। मैं इस चीज़ के लिए तरस रही हूँ, न्यूज़ एंकर तो दूर की बात कि मुझे न्यूज़ एंकर की ट्रेनिंग ही दे दी जाए या मुझे एज इंटर्न ही रख लिया जाए। और अब कुछ बात मुल्क में आलमी सतह पर मारूफ सीनियर सहाफ़ी वुसअतुल्लाह खान साहब की, जानेंगे इनकी जिंदगी की कहानी इन्हीं की ज़बानी। मैं शायद अपना गुस्सा या अपना दुख या अपनी खुशी, जो कुछ भी उसे कह लें, वो कलम के ज़रिए कागज़ पे मुंतकिल कर देता हूँ और उसके बाद मैं रिलीव्ड हो जाता हूँ। तो इससे ज़्यादा मैं अपनी तहरीर के बारे में कुछ रीड नहीं करता हूँ। और अगर टीवी जर्नलिज्म की बात हो रही है तो कैमरामैन को कैसे इग्नोर किया जा सकता है, देखेंगे कैमरामैन फील्ड में किस तरह ड्यूटी सर अंजाम देता है। एक ऐसा जगह जहाँ धमाका हो जाए, जब ब्लास्ट हो जाए, जब हम वहाँ पहुँचते हैं सबसे पहले, तो हमने वहाँ पहुँचने के फौरन बाद ही हमने अपने हवास के ऊपर काबू रखना है। लोग एक तरफ को निकल रहे होते, भाग रहे होते, तो हमें उस सिमत में जाकर उन लम्हात को, उन चीज़ों को, उन जगह को अपने कैमरे में सेव करके आप तक दिखाना होता है। और अनम, जैसे ही सारे कैमरामैन के बारे में हमने बात की कि किन दुश्वारियों का सामना होता है, तो हमारे स्टूडियोज में मौजूद सारे कैमरामैन हैं वो देखने लगे गौर से कि क्या बात हो रही है। नहीं, हमारे कैमरामैन आप देखते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं और हमारे शो को ऑन एयर करने में भी उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो हम उनको भी जो है वो सैल्यूट करना चाहेंगे। क्योंकि आज बात हो रही है जर्नलिज्म के हवाले से, तो ये सब स्टोरी जो है वो हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जी, न्यूज़
न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बताने का टाइम आ गया है और चाय नहीं आई। चाय नहीं आई। अच्छा, आपको कैसे पता कि मैं ये कहने वाली थी? एक्चुअली मैं भी इस टाइम यही वेट कर रही हाँ, होती हूँ जब क्योंकि बात इस टाइम हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है ना फिर- चाय और न्यूज़पेपर का, वो एक बड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन बिल्कुल। होता है। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्रेस में लिखा है, मेन जो एक्सप्रेस की हेडलाइन है वो है जनरल राहिल ने खुद को बेहतरीन सिपह सालार साबित किया है, और ऐसा कहते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। और अलविदाई इशाया पुरतपाक अंदाज में रुखसत किया। और एक और यहाँ पर न्यूज़ है जिसमें है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का इंदिया दे दिया है, और ये ऐलान जो है जरदारी साहब की वापसी पर होगा। और इससे मुतालिक मजीद भी मैं कुछ बात करना चाहूंगी बिलावल भुट्टो के हवाले से। जी। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो के लिए जो पीपल्स पार्टी है उसमें जो सेनेटर फरतुल्ला बाबर है, बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि अभी हम सोच रहे हैं कि क्या लाहेअमल तैयार किया जाए कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इलेक्शन लड़ें और कौन से हलकों से इलेक्शन लड़ें। तो ये बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट है पीपल्स पार्टी में। बिलावल तैयारियां भुट्टो की जारी शादी हैं। की बातें हो रही हैं जहाँ पर वहाँ पे अब जो है इलेक्शन लड़ने की भी बाकायदा तौर पर बातें स्टार्ट ठीक। अच्छा, मेरे पास आपको बताएं कि इस वक्त जंग का पेपर मौजूद है और उसमें सबसे बड़ी लीड जो है वो आज है नवाज शरीफ और राहिल शरीफ एक दूसरे की तारीफें करते रहे। हम सब जानते हैं कि जो है वो कल उनके लिए राहिल शरीफ के लिए नवाज शरीफ की जानिब से शाइया दिया गया था और उसमें बहुत से बयान जो है वो सामने आए जिसमें 3 वर्षों में उनके मशवरों पर भरोसा किया और इन्हीं की बिना पर 2013 का पाकिस्तान जो है वो अब बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देता है आज के पाकिस्तान से, ये कहना था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। जबकि उनके इन तारीफों की बिना पर जनरल राहिल शरीफ ने जो है वो आगे से उनका शुक्रिया भी अदा किया और काफी जो है उनकी इन बातों को सराहा भी। बिल्कुल। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ के हवाले से तो तमाम लोग तारीफें कर ही रहे हैं। वहाँ मरियम नवाज शरीफ ने जो है ट्वीट भी किया है और उन्होंने लिखा है कि हमें आप पर फख्र है और जनरल राहिल शरीफ को इज्जत और एहतराम से याद भी रखा जाएगा। जबकि मरियम नवाज शरीफ ने कल अपने ट्वीट में मजीद कहा कि आपने एक अच्छी मिसाल रखी है, तारीख बन रही है, इदारे मजबूत हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शुगन है। अच्छा, ये इसी कॉन्टेक्स्ट, हाँ ये इसी कॉन्टेक्स्ट से था तो मैंने कहा ये भी शेयर कर दूं। यहाँ पे एक और खबर है आइडियाज 2016 के बारे में और इसमें अल खालिद टैंक, जदीद बख्तरबंद गाड़ियां और दीगर हथियार तवज्जो का मरकज बनी हुई है। तबाही मचाई हुई है अल खालिद टैंक ने, जिसको देखने के लिए अभी तक हम गए नहीं हैं। और जो मेरा और आज फेवरेट है, वैसे भी आखिरी दिन है। हाँ। यही खबर मेरे पास भी है कि आज आखिरी रोज है। पाकिस्तानी और गैर मुल्की दिफाई इदारों में जो है वो बहुत से मुआहदे भी हुए हैं। पाकिस्तान ने अपने जो हथियार हैं वो सेल भी किए हैं। इस हवाले से ये खबर तो हमारे पास थी। और दूसरी खबर है मौलाना फजल रहमान के हवाले से, जिनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई है और 2 दिन तक उन्हें अस्पताल में ही रहने के बारे में कहा गया है। अच्छा जी, ये तो था जंग के पेपर में क्या कुछ। और अब डॉन के हवाले से आपको बताएं तो डॉन में जो आज की अहम खबर है वो सब जानते हैं, जैसे कि सिंध में जो है वो एक बिल पास किया गया है और क्रिमिनल लॉ माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन बिल है ये। और इस बिल के बारे में आपको बताएं तो 18 साल से कम उम्र अफराद जो हैं उनके बारे में उनको जबरदस्ती मजहब तब्दील करने या शादी करने पर 7 साल और सहूलतकार जो होगा उसको 5 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई जाएगी। तो ये बिल जो है वो इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया गया है। ठीक है। अच्छा, अभी जो है मेरे पास एक्सप्रेस में एक और आइडियाज 2016 की ही न्यूज है जिसमें मेयर कराची भी आइडियाज देखने पहुंचे। मेहमान आजादी का प्रोटोकॉल भी मिला, जबरदस्त। मेयर कराची भी गए हैं और अब जो है बिजनेस रिकॉर्डर जो कि न्यूज़पेपर है, इसमें कोर्स के हवाले से ही है खबर कि आई केप्ट द मोरल ऑफ आर्मी अप इन माय टाइम, यानी कि मैंने अपने पूरे टेन्योर में आर्मी का जो मोरल है वो बहुत हाई रखा। और इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सकता। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने पूरी कौम का जो मोरल है उसको बुलंद किया है, साथ ही साथ फौज का मोरल जो है वो बुलंद किया है। अब आगे देखना यह है कि जो नए आर्मी चीफ आएंगे उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे। अच्छा, और फिर उन्होंने शाहिद आफरीदी स्टेडियम का इफ्तिताह किया। खैबर एजेंसी की तहसील बाड़ा में कबाली माहिदीन से जब खिताब किया तो उन्होंने कहा कि भारत ने झूठा ड्रामा किया, दहशतगर्दी का नासूर दफन कर दिया। रिटायरमेंट के बाद शोहदा के लवाहिकीन के लिए जिंदगी वक्त करता रहूंगा। बहुत ही बोल्ड बयानात भी सामने आए हैं आर्मी चीफ की जानिब से, जिसमें उन्होंने 2 टूक जवाब भी दिए हैं और दुश्मन को ललकारा भी है, बताया भी है कि जी हम जो है वो किसी से कम नहीं है, हमारी फौज जो है वो हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार है। ये सब तो थी। एक और है यहाँ पे नेवल चीफ ज़काउल्लाह साहब ने भी जो है वो आइडियाज 2016 में कहा कि सीपेक की जिम्मेदारी ऐसे तरीके से मुकम्मल करेंगे। जबकि एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान कहते हैं कि नजरें सुपर मशाक और JF थंडर से भी आगे हैं। जबरदस्त।
जबरदस्त। तो ये तो थी आज की हमारे पास अच्छा अखबार में अनम, एक क्या और खबरें चीज थी। यहाँ पे मैं शेयर करूंगी। बहुत खबरें हैं भाई आज भी। वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो तुर्कमानिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं और ये दावत जो है उनको वहाँ के सदर कुर्बान अली वर्दी ने दी है, जबकि दौरे में जो है पायदार ट्रांसपोर्ट के बारे में मुनक्किदा पहली आलमी कॉन्फ्रेंस में अपनी वफ्द की क़यादत भी करेंगे। जबरदस्त। ये आज की, अब मैं कह सकती हूँ ना, मेरा ख्याल है क्योंकि आज मेरे मैंने पास 2-3 खबरें बार ज्यादा बोला होती हैं। और मुझे लगा कि सबा के पास अब खबर शायद खत्म हुई। आज हेडलाइन में कुछ और है। मेरा ख्याल है सारी हेडलाइंस आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। अब कुछ मजीद पे बात कर लेते हैं और जानेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में भी जो है वो क्या सूरत हाल है। तो अब सबसे पहले रुख करते हैं मेरा ख्याल है इस्लामाबाद का, शहर इक़्तिदार का, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे फैसल रजा मौजूद है। फैसल, बताइएगा इस्लामाबाद में आज क्या क्या एक्टिविटीज होने जा रही हैं? जी, बुनियादी तौर पर आज जो है इस्लामाबाद में जैसा कि मामूल के मुताबिक देखा जाता है कि इस्लामाबाद में बहुत सारी सरगर्मियाँ होती हैं। आज भी इसी तरह इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। शहर इक़्तिदार में सबसे पहले तो जो अहम चीज़ है, जैसे आपने खुद बताया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है वो आज तुर्कमानिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर जो है वो अशकाबाद जा रहे हैं। इसकी दावत तुर्कमानिस्तान के सदर गुरबंगुली बर्दी मोहम्मदोव ने उनको दी है। बुनियादी तौर पर ये आलमी कॉन्फ्रेंस है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर। ये पहली कॉन्फ्रेंस अपने तर्ज की और तुर्कमानिस्तान के सदर और जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल है बान की मून मुश्तरका इसकी सदारत करेंगे और इस दौरान जाहिर है जो है तमाम तर जो है वो उमूर को देखा जाएगा। इसी के साथ साथ जो है वो आज कौमी असम्बली और सेनेट का जो है हम इजलास भी हैं, हंगामा खेज इजलास हैं, जिसमें LOC की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी जो है वो बातचीत की जाएगी। बहुत सारी तहरीक भी लाई जा रही हैं इस हवाले से। इसी के साथ साथ जो है आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो कानून की है उसका भी एक अहम इजलास है, जिसमें पानामा पेपर्स का जो अपोजिशन का बिल है 2016 उसके ऊपर बात की जाएगी। फिर कौमी असम्बली की जो बिजली की कमेटी है उसका बड़ा अहम इजलास है और सिंध के अंदर जो है वो बिजली की तरसीलकार कंपनियों के हवाले से जो मसाइल हैं और जो उसकी वजह से आवाम को मसाइल हैं उसके ऊपर जो है वो आज बात की जाएगी। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जो बरतानिया के वजीर खारजा हैं बोरिस जॉनसन, वो भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उन्होंने बड़ी हंगामा खेज मुलाकातें की वज़ीर आज़म के साथ। इसी के साथ साथ वज़ीर खारजा मुशीर खारजा सरताज अजीज़ के साथ और एक जो है वो जॉइंट टेक आउट भी हुआ। उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई और ये मुलाकात ब्रिटिश हाई कमीशन के अंदर हुई, जहाँ वो सारी सेल्फियाँ भी बनाते रहे। इसी के साथ साथ जो है वो आज की जो मुलाकातें बड़ी अहम है, इसलिए आज के आज कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से उनकी आम मुलाकात होगी। कल जो है जनरल राहील शरीफ के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में एक पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया गया और हमने देखा कि किस अस्करी और सियासी क़यादत जो है पाकिस्तान की वो एक पेज पर नजर आई। बहुत ज़बरदस्त किस्म का माहौल नजर आया और आज जो है वो आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ अपने जो हमें अपडेट कर रहे हैं और वो सारी सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। अब लाहौर का, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा लाहौर भी जाएंगे और वहाँ उनकी क्या मसरूफियात होंगी ये जानेंगे मियाँ फ़ारूक से। जी मियाँ फ़ारूक, बताइए लाहौर शहर का अहवाल भी बताइए। जी, लाहौर में आज बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन की लाहौर आमद है। उनके हवाले से जो है ज़िली हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जानिब से खैर मक़दमी बैनर्स लगाए गए हैं तमाम सड़कों पर और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं जहां से उनका गुजर होना है। लाहौर एयरपोर्ट से उन्होंने GC यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा एक सेमिनार में शिरकत करनी है, जिस सेमिनार का इनेकाद ब्रिटिश कौंसलेट की जानिब से किया गया है और बोरिस जॉनसन का बतौर वज़ीर ख़ारजा ये पहला दौरा है लाहौर का, तो इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम नजर आ रहे हैं। जैसा कि दूसरी एक बात मैं आप ये भी शेयर करना चाहूँगा कि जिस बात पे आप मौजू गुफ्तगू था कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, हुकूमती इंतजाम के हवाले से, तो ये बात यकीनन काबिल तशवीश है कि जब भी किसी दूसरों के लिए प्रोटोकॉल के लिए इस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम किए जाते हैं, मगर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कभी भी कोई ऐसे इंतजाम देखने में नहीं आए जो बाकी हुकूमतों के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसन लम्हा फ़िक्रिया है। सहाफ़ियों को भी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लाहौर में भी, ओवरऑल पाकिस्तान में भी जिस तरह के सहाफ़ियत को मुश्किलात का सामना है और यही भी आज भी लाहौर की सूरत हाल में आज खास और कोई नहीं है। ठीक है, मियाँ फ़ारूक लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और आगे चलकर हम शो में बात भी करेंगे सहाफ़ियों की सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में और इसी हवाले से हमारे साथ गेस्ट भी होंगे और आपके बहुत ही पसंदीदा गेस्ट होंगे। ये थोड़ा सा सरप्राइज है। यहाँ पर कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी शामिल कर लेते हैं और आपको बताएं कि लाहौर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके स्टेज अदाकारा किस्मत बेग अपने गार्ड समेत
शहीद हो गई, शदीद जख्मी हो गई। हबंसपुरा में किस्मत जब घर से निकली तो कार सवारों ने उन पर फायरिंग कर दी। किस्मत को सर्विसेज अस्पताल लाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना ला सकी और सभी फनकारों ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। कराची की बात कर लेते हैं, जहां के इलेक्ट्रिक मोबाइल वैन्स के जरिए सार्फिन की दहलीज पर सहूलियात फराहम करना शुरू कर दिया है। इस सहूलत के जरिए सार्फिन एक ही जगह की सहूलत के तहत बर वक्त बिजली के बिलों की अदायगी कर सकेंगे। ये मोबाइल वैन्स शहर के दूर दराज इलाकों को सहूलियात फराहम करेंगी। दैट्स रियली ग्रेट। आर्ट्स काउंसिल कराची में जर्मन काउंसिल खाने के ज़ेर एहतमाम कराची प्लाइस के इमरान से म्यूजिकल नाइट मुनक्किद की गई। तकरीब में जर्मन और पाकिस्तानी मौसीकारों ने धुनें सुनाई। जर्मन कल्चरल सेंटर गोएटे इंस्टीट्यूट के कॉन्सर्ट को जरका ने भी पसंद किया। और जी, ये तो हो गई सारी न्यूज़पेपर की खबरें, और आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो हमारा अपना पैशन है, हमारी अपनी फील्ड है, और इसी मुतालिक मजीद बातें भी, मजीद चीज़ें भी शामिल करेंगे गुड मॉर्निंग आज में। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, और एक ब्रेक के बाद न्यूज़ एंकर बनने की ख्वाहिशमंद नाजिया नाज की बातें। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अभी बात कर लेंगे हम यस्टरडे टॉप स्टोरी की, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी बिल की। और यहाँ बताएंगे आपको कि सिंध में माइनॉरिटीज और खास तौर पर हिंदू कम्युनिटी की जबरदस्ती मजहब तब्दीली के मसले पर एक बड़ा स्टेप लिया गया है, जिसमें सूबाई असेंबली में एक बिल पास किया गया है जिसमें मजहबी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दाम भी किए गए हैं, और इस किस्म के जराइम में मुलविस अफराद को सजा भी तजवीज़ की गई है। पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के सिलसिले में एक और संगे मील उबूर किया गया है। सिंध असेंबली में बिल मंजूर कर लिया गया है, जिसमें मजहबी अक़लियतों और ख़ास तौर पर हिंदू बरादरी के साथ होने वाली समाजी ज़्यादतियों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। बिल में ज़बरदस्ती मजहब तब्दील और शादी करवाने वालों को 7 साल की कैद की सज़ा तजवीज़ की गई है, और सिर्फ मुजरिम ही नहीं, उनके सहूलतकार को भी 5 साल कैद की सज़ा होगी। सिंध असेंबली में क्रिमिनल लॉ प्रोटेक्शन माइनॉरिटी बिल मुस्लिम लीग फंक्शनल के अक़लियती रुकन ननन कुमार और खटुमल जीवन ने पेश किया। बिल के मुताबिक 18 साल से कम उम्र लड़का और लड़की के जबरदस्ती मजहब तब्दील करने पर भी पाबंदी होगी। अपनी मर्जी से मजहब तब्दील करने वाले बालिग शख्स को 21 दिन तक सेफ हाउस में रखा जाएगा। इस दौरान सेफ हाउस में मज़ाहिब से मुतालिक मवाद फराहम किया जाएगा। सिंध असेंबली में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल को हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है। ये तो थी कल की अहम खबर। अब कुछ बात कर लेते हैं एडिटोरियल्स की, जहां पर कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं उस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नफीस नईम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप? कैसी रही आज की आपकी सुबह? बस सुबह तो अखबारों में ही गुजरती है, सुबह भी हमें क्या लिख रहे हैं जी आज के हमारे? आज जो है आपको जो पार्लियामेंटेरियंस की जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, तो तकरीबन आज डॉन, जंग, एक्सप्रेस समेत तमाम अखबारों ने इस पर इदारिये लिखे, और तमाम अखबारों ने इसको बड़ा क्रिटिकली देखा है और ये कहा कि भाई इसमें नागुज़ीर नहीं था कि आपकी तनख्वाहें में इजाफा कर दे, और इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है गवर्नमेंट पर। इसमें अगर आप चाहें तो मैं आपको डॉन का एक जो एडिटोरियल है, पेरेज फॉर लॉ मेकर्स, इसका मैं एक पैरा पढ़ता हूँ कि दिस लास्ट पास स्ट्रेन credulity if we were expected to believe that people who own multiple mansions and arrive at the National Assembly in vehicles that cost more than the houses in which most middle class people live, own or control nothing more than the meager wealth shown on their asset declaration, then the government has clearly no confidence in the average citizen's intelligence. वो ये कहते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि ये नागुज़ीर है, और इन्होंने ये बहुत ज़्यादा कहा है कि सिविल जो सर्वेंट्स होते हैं इनको इस तरह की मराहत के लिए
अपनी ज़िंदगी में भर इंतज़ार करना पड़ता है डबल मराद के लिए, ना कि 146% आप रेस कर दें तनख्वाहों को। और इस तरह आम जो शहरी हैं वो अपनी तनख्वाहों के लिए रोते रहते हैं, उनके लिए आप सैलरीज जो है इंक्रीज़ करने का ख्वाब ही रहता है कि वो इस तरह की सैलरी। और आपने ऐसी क्या नागुज़ीर वजूहात थी कि आपने 150 गुना, यानी कि डॉन ने तो अपने एडिटोरियल में लिखा है कि 146% रेज जो है वो आपने सैलरीज में कर दी है। अच्छा नफीस साहब, बहुत से पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से काफ़ी अरसे से इस तरह के बयान भी थे कि जी हमारे इंसेंटिव बढ़ाए जाएं, हमें सहूलियात दी जाएं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं अवाम के। तो मुझे लगता है कि शायद हुकूमत ने प्रेशर में आके दे इंक्रीज्ड। देखिए मरियम औरंगज़ेब का अगर मैं कहूँ कि उन्होंने ये कहा, ये वजह बताई कि देखें 12 या 13-14 सालों से पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, और उन्होंने ख़ुद भी इस पर बहुत कहा। बात तो उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस का ये कहना था कि हमें अपने चेक्स पर साइन करते हुए शर्म आती है कि हम इतनी मीगर सैलरी ले रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई ये नागुज़ीर हो गया था, और वज़ीर आज़म ने बड़े मुश्किल से बड़े दिल पर पत्थर रख के इसे अप्रूव किया है कि मेरी सैलरी में इजाफा ना करें मगर इनकी सैलरी में इजाफा करें। लेकिन अभी जो लास्ट इंक्रीमेंट हुआ भी था उस पर भी उनका ये कहना था कि तकरीबन 5000 तक बढ़ी है, जो अभी 2010 में हुआ है उसमें मेरा ख्याल है 5000 तक इंक्रीमेंट किया गया था। अच्छा नफीस नईम साहब, ये बताइएगा कि हम अभी देख रहे हैं कि तनख्वाहों में तो इजाफा किया गया और काफ़ी बड़ी परसेंटेज से जो है इजाफा किया गया है। मुबस्सिरीन का भी जो है वो इस हवाले से ये कहना है कि हम देखते हैं कि ये लोग पहले तो आते ही नहीं है, सीधी सी बात है, पार्लियामेंटेरियन जो है उनकी आपकी अटेंडेंस ही पूरी प्रॉपर नहीं होती है, और प्रेजेंस और साथ साथ प्रोग्रेस, क्या इन चीज़ों के चेक एंड बैलेंस के बगैर किसी स्टैंडर्ड के जो है वो सैलरीज इतनी ज़्यादा रेस की गई हैं? बिल्कुल अनम, यही बात आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट रेस किया है। इसी पर जो जंग का एडिटोरियल है, जंग ने भी इसी बात को उठाया है कि भाई कोरम पूरा होने का की आम तौर पर शिकायत होती है। एक तो पार्लियामेंटेरियंस इंटरेस्ट नहीं लेते, ऊपर से जब वो आते हैं तो लेजिस्लेशन में उनकी इंटरेस्ट नहीं होती, उसमें वो अपना इनपुट नहीं देते। और जंग ने नाम लिए बगैर एक पार्टी को भी बड़ा उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा है कि भाई कुछ पार्लियामेंटेरियंस तो हैं जो कि एहतजाज के नाम पर गायब हो जाते हैं, बरसों गायब हो जाते हैं, मकसद महीनों नहीं आते पार्लियामेंट, और जब पार्लियामेंट आते हैं तो तमाम तर मराज जो है वो ले लेते हैं। तो आपने किस प्रोग्रेस की बुनियाद पर जो है आपने उनकी इतनी हैफ्टी सैलरीज रेस कर दी? यानी कि आप देखें ना, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट जो है 2,05,000 रुपये उनकी माना सैलरी होगी, उनकी डिप्टीज़ 1,85,000 रुपये लेंगे, वफाकी वज़रा 2 लाख रुपये ले रहे हैं, और पार्लियामेंटेरियंस 1.5 लाख रुपये ले रहे हैं। तो ये तो मराद भी मज़ीद मराद हैं, इनके पेट्रोल वगैरह के खर्चे अलग हैं। ये किस कैपेसिटी में आप दे रहे हैं और इनकी क्या प्रोग्रेस है कि जिसकी बेस पे दे रहे हैं? ये एडिटोरियल्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है इस बात पर, और ख़ासकर डॉन ने तो ये कहा है कि इनकी जो पैरामीटर्स हैं आप क्या हैं, आप ये लग्जरी गाड़ियों में आते हैं, इनके मेंशन है, जो मैंने अभी कोट भी किया कि मेंशन में रह रहे हैं, बिलियनर इनके लाइफस्टाइल हैं। आप क्या पैरामीटर्स पर आप इनको कह रहे हैं कि ये, क्योंकि मरियम औरंगजेब को उन्होंने ज़रा क्रिटिसाइज किया कि आपने किस बेस पे कहा है कि भाई दे बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिलीज, अक्सरियत उनकी। चले लेट्स सी, देखते हैं कि अभी इंसेंटिव इंक्रीज हुए हैं, कोई कारकर्दगी डेवलप होती है नहीं होती है, कुछ आगे कुछ होता है या नहीं होता है, बेहतरी आती है नहीं आती है, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं कि हमारी तनख्वाहें कम है, इंसेंटिव्स नहीं है, ये है वो है। अच्छा बिल्कुल, हम तो गरीब हैं और कई मुश्किलात का हमें सामना रहता है। अच्छा, नेक्स्ट कॉलम आइडियाज 2016 के बारे में। सबा आइडियाज 2000 आपको मालूम है आज उसका आखिरी दिन है। आइडियाज 2000 पर आइडियाज 2016 ये बिजनेस रिकॉर्डर ने ये एडिटोरियल लिखा है इस पर, और ये जो आर्म्स फॉर पीस ये हमारा वज़ीर आज़म ने भी अपने इसे जब उन्होंने इनॉग्रेट किया इसको, तो उन्होंने मेंशन किया कि हमारी पाकिस्तान की कोई ये इस तरह की कोई हमारे नहीं, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम लड़ने की कोई इंटेंशन नहीं है, हमें अपने दिफा के लिए करना, और ये हथियार जो है ये अमन के लिए है। और इससे जो सबसे बड़ा है ये हमारी सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन जो है ये हमारी बढ़ेगी लाजमी, और पाकिस्तान को इस आइडियाज 2000 से न सिर्फ अपने वेपनरी शो करने, एक अपनी पावर भी शो कर रहे हैं ना, भाग बिठा दिए दुश्मन पे। जी हाँ बिल्कुल, और साथ में हम ये शो कर रहे हैं कि हम अपने डिफेंस के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हम जाहरियत का कोई नहीं रखते रुझान, कोई हमारा इरादा नहीं है, लेकिन अगर हम पर वक्त आया, और इसके साथ ही ये जो हम इंडिजीनियस डेवलप कर रहे हैं अपने प्राइवेट और सेक्टर से मिलकर, पब्लिक सेक्टर से मिलकर, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, ये बताएं कि ये आइडियाज 2016 कितना सक्सेसफुल रहा, आप क्या समझते हैं? देखिए
इसकी अभी तो आएंगे जो इनसाइड जो मुआहदे हुए हैं अभी वो तो उन्होंने नहीं डिस्कस किए हैं इतनी ज़्यादा, लेकिन जो टर्की से हुआ या MOU साइन हुआ यूक्रेन से हुआ कि जो हमारे अल खालिद टैंक्स के इंजन को ओवरऑल करने के लिए हमारा साइन हुआ है, टर्की को हम मुश्ताक तैयारे जो हैं हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आपके यहाँ कि ये आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि इसकी सबसे बड़ा एक हुआ कि इस बार ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि 55 कंपनीज के 480 और 55 ममालिक के 480 कंपनीज ने आपको इसमें पार्टिसिपेट किया। इट इज़ अ ग्रेट सक्सेस। Yes, it is. बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब, आप हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। और अब कुछ बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, जहां तेजी से दुनिया पर अपना रंग जमा रही है। शदीद गर्मी का पड़ना, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब और वक्त से पहले बारिश और बर्फबारी होना इस खतरे की अलामत है जो ग्लोबल वार्मिंग से हमारी जमीन को लाहक है। बिल्कुल, दुनिया में मौसम की तब्दीली की एक और मिसाल जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में नजर आई, जहां नवंबर में बर्फबारी हुई है और ऐसा टोक्यो में 5 दहाइयों के बाद हुआ है। जापान की कैपिटल टोक्यो में 54 साल बाद ऐसा हुआ है कि यहां नवंबर में ही मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। जापानी शहरी जो बर्फबारी से ज्यादा जलजलों के आदी हैं, उन्हें सख्त सर्द मौसम में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। आखिरी बार टोक्यो में नवंबर के महीने में बर्फबारी उस वक्त हुई थी जब अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी सदर थे। बेमौसम की बर्फबारी से टोक्यो में दर्जा हरारत फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर गया है, जबकि आमतौर पर साल के इस महीने में जापान का एवरेज टेम्परेचर 14 सेंटीग्रेड होता है। बेवक्त बर्फबारी से टोक्यो में ट्रेनें ताखीर का शिकार हुई हैं और मुसाफिरों को इंतजार की जहमत उठानी पड़ रही है। और अनम, जापान में पहली बार 54 साल बाद नवंबर में जो है गैर मुतवक्की बर्फबारी हुई है। वहाँ के लोग हैरान हो गए, काश कराची में भी कुछ ऐसा हो जाए। कराची से तो वैसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ठंड भी वैसी नहीं पड़ी है जैसी लाहौर और काफी ठंड है, काफी ठंड। आप लोगों के लिए बहुत ठंड है, ये बहुत ठंड है कराची वालों के लिए, लेकिन लाहौरी जो लाहौर या पंजाब की साइड पे होते हैं, मेरा ख्याल है उनके मुकाबले में ठंड बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। यहाँ पर दीगर खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं और आपको आज एक अहम और मजेदार सी खबर बताएंगे। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वॉक ऑफ फेम स्टार दोबारा नस्ब कर दिया गया है, जबकि 2007 में जो ये स्टार नस्ब किया गया था डोनाल्ड ट्रंप का वॉक ऑफ फेम में, तो स्टार अमेरिकी इंतखाबात से कबल एक शख्स ने ही जो है ये तोड़ा मारकर तोड़ दिया था, तो अब उसको दोबारा से नस्ब किया गया है। अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे मनाया जा रहा है। बराक ओबामा ने बतौर सदर व्हाइट हाउस में थैंक्सगिविंग डे की आखिरी तकरीब में शिरकत की। रिवायती तकरीब में बराक ओबामा ने 2 टर्की परिंदों पर हाथ रखा और इन्हें मुआफी दी। जबरदस्त, क्या काइंडनेस है भाई। काश ऐसे मुसलमानों के लिए भी होती काइंडनेस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट का पहला दिन भी जो है वो बारिश की नजर हो गया। मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी। न्यूजीलैंड ने 70 रन बनाए और इसके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, जिसके बाद बारिश हुई और अब खेल रोक दिया गया। खेल को फिर से चले अनम, कुछ भूख लग रही है मुझे, क्योंकि मैंने आज नाश्ता नहीं किया। आज मैंने भी नाश्ता नहीं किया, हम दोनों ने नाश्ता नहीं किया, तो जल्दी से फिर ऐसा करते हैं कि कोई रैपिड रेसिपी देखते हैं। बिल्कुल, देखते हैं आज क्या है हमारे पास। एंड आई गेस के आज हमारे पास वर्मिसेली बॉल्स हैं। वाओ,
सबा ये देख के तो मुझे ईद की याद आ गई है, बिकॉज सुबह सुबह ईद वाले दिन ऐसी चीजें बनती हैं। अच्छा, मुझे तो सहरी की याद आ गई है देख के। हाँ, आप क्योंकि हम सहरी सहरी में में इस तरह की चीजें खाते हैं और आजकल हमारी रूटीन भी कुछ ऐसी हुई हुई है जैसे सहरी सहरी लगती है ना। अपनी रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं कुछ, तो अपनी मेरा ख्याल है फील्ड के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं, जर्नलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको लोग समझते हैं कि एक बहुत ही खुश्क और बोरिंग प्रोफेशन है, लेकिन ये पेशा जो है वो इतना भी खुश्क और बोरिंग नहीं है, बिकॉज हम करते भी है खासतौर पर टीवी जर्नलिज्म, और इसमें भी रिपोर्टर या एंकर बनना तो कई लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन सब लोगों की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। इसकी एक वजह है और वो वजह यह है कि कई लोग मतलूबा मयार पर पूरे ही नहीं उतरते हैं, और दूसरी वजह यह है कि जो मयार पर पूरे उतरते भी हैं इनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, और नाजिया भी उनमें से एक है। जो न्यूज एंकर तो बनना चाहती हैं, लेकिन इनके लिए कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। बचपन से मुझे मतलब हम जब खबरनामा चलता था तो वो जब वो बोलते थे उनके बोलने का स्टाइल मुझे ऐसा लगता है उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। मैं खुद भी करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मेरे बाबा की भी बहुत बड़ी विश है कि मेरी बेटी जो है वो बने, मेरे भाई की भी है, और उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, तो मुझे लगता है कि मैं भी उनकी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। और मेरा पर्सनल भी बहुत शौक है, मुझे वो अच्छी लगती है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है न्यूज़ एंकर की। 2012 से मैंने प्रॉपर जो है ना अपनी स्ट्रगल को जो है स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले जो एक रेडियो चैनल में 3 महीने की इंटर्नशिप की। अच्छा, जब मेरी 3 महीने की इंटर्नशिप का पीरियड कंप्लीट हो गया, उन्होंने कहा था कि 3 महीने की इंटर्नशिप में आपको पे नहीं किया जाएगा कुछ भी, आपको अपने उस पे आना है। स्ट्राइक होती थी जब भी जाना है, बारिश होती थी जब भी जाना है, मतलब मैंने अपने 3 महीने का पीरियड पूरा कंप्लीट किया है, और उसमें किया था कि मुझे यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। अच्छा, जब मैंने ये कहा कि अब मेरे 3 महीने हो गए, मुझे इतना एटलीस्ट पे कर दें, जॉब नहीं तो एटलीस्ट इतना मुझे पे कर दें ताकि मेरा कन्वेंस का जो है वो खर्चा निकल जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसे कीजिएगा, अभी तो आप जाएँ, आपको हम कॉल करेंगे, आप ऑडिशन के लिए आ जाइएगा। अभी मैंने रिसेंटली किसी चैनल में जो है वो इंटर्नशिप की है, वहाँ पर मुझे सबने पूछा कि वहाँ पे क्या सीखा, तो मैंने वहाँ पे काम से ज़्यादा ये सीखा कि पर्ची सिस्टम बहुत है। आपकी ऊंची पर्ची होगी, हेड का नाम लेकर कहा, अगर आपकी पर्ची वहाँ तक है, सोर्स है, तो ये सब फजूल चीज़ें जो आप सीख रही हैं, आपकी पर्ची होगी तो आप न्यूज़ एंकर आज बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा, इंशाल्लाह मैं भी किसी दिन बन जाऊंगी। नहीं तो अल्लाह ने मेरे इसको मुतबादिल रास्ता कोई ज़रूर रखा हो, लेकिन मैं अपनी स्ट्रगल को जारी रखूँगी, ज़रूर रखूँगी कि मैं ये हारूंगी नहीं कि मैंने कोई स्ट्रगल की नहीं है। कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि हम सीख जाएँ या ट्रेनिंग, कोई हर किसी में खामी होती है, उसको बेहतर करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं आज तक मिला। मैं इस चीज़ के लिए तरस रही हूँ, न्यूज़ एंकर तो दूर की बात कि मुझे न्यूज़ एंकर की ट्रेनिंग ही दे दी जाए या मुझे एज इंटर्न ही रख लिया जाए, तो मेरे अंदर जो गलतियाँ हैं मैं उनको सुधार लूँ। मुझे ये भी नहीं मिला। मैं जिनसे इंस्पायर हूँ वो नाजिया अशर हैं। उन्होंने हमारा एक सेशन लिया था, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है अपनी, और राबिया नाम, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की। उनकी प्रोनाउंसिएशन मैंने चेक की थी, जो पहले जब उन्होंने अभी स्टार्ट किया था तो बहुत एक्सेंट जो है वो पंजाबी एक्सेंट था, लेकिन अब उनको देखो तो उनकी बहुत ज़बरदस्त और बहुत क्लियरिटी है वॉइस में। तो उन्हें बहुत, मुझे मतलब हौसला मिला उस बात से भी कि हाँ हो सकता है, हम अगर कोई चीज़ करना चाहें तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जैसे मुझ जैसे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं न्यूज़ एंकर बनने के लिए या अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए, क्या उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनको बताया जाए, उनको एक प्रॉपर सेंस में लेके जाया जाए कि हाँ आप इस तरह कर सकते हैं, या उनको ग्रूम किया जाए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है हम जैसे स्टूडेंट्स को या हम जैसे नए आने वालों को जिनकी ये ख्वाहिश है? और नाजिया की मैंने बातें सुनी, न्यूज़ एंकर बनना चाहती हैं और काफ़ी डिप्रेस सी लग रही थी, नहीं? बिल्कुल ऐसा है, और जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं फील्ड के हवाले से, पर्ची सिस्टम होता है, और वो सिर्फ इस बात के लिए तरस रही हैं कि उन्हें ट्रेनिंग मिल जाए न्यूज़ एंकर बनना। लेकिन अनम, ये पर्ची सिस्टम वाली बात से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी। उसकी वजह ये कि समहाउ पर्ची सिस्टम होता है, लेकिन पर्चियां बहुत लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। चलता अल्टीमेटली आपका टैलेंट ही है, तो फिर आपको अपना मोरल डाउन करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आपके जो मसले हैं, और आपका ये खास करके जो मसला है, वो हमारी गेस्ट आएंगी और वो इसको हल करेंगी, और वो भी एक सरप्राइज है। फिलहाल गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद देखेंगे मारूफ सीनियर सहाफी वसतुल्लाह खान जर्नलिज्म की जानिब कैसे आए और मकबूलियत।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नाजिया की, जो कि एंकर बनना चाहती हैं और उन्होंने बताया कि बहुत ही मुश्किलात का सामना है उन्हें, क्योंकि ना सिर्फ एंकरिंग बल्कि उन्हें तो उसकी ट्रेनिंग भी कहीं से नहीं मिल पा रही। ट्रेनिंग भी कहीं से नहीं मिल पा रही है और वो फैन है नाजिया अशर की जी। और आपको बताएं कि पाकिस्तान में टीवी जर्नलिज्म में खवातीन का रोल बढ़ता जा रहा है और इस प्रोफेशन में नए टैलेंट का भी बहुत स्कोप मौजूद है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वेरी वेल नोन सीनियर जर्नलिस्ट नाजिया अशर, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। 12 साल से जर्नलिज्म के शोबे से वाबस्ता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है लीडरशिप प्रोग्राम मुकम्मल करके आई हैं। और एक खास बात जो बहुत सारे व्यूवर्स नहीं जानते, गुड मॉर्निंग आज में हमारी रहनुमाई के लिए कैमरे के पीछे होती हैं नाजिया अशर। अस्सलाम वालेकुम। Good morning. कैसा लग रहा है नाजिया? हमेशा आप पीछे होती हैं, हमें बता रही होती हैं सारा कुछ, आज आप हमारे साथ बैठी हुई हैं। देखिए, कैमरे के सामने तो बहुत काम किया है और कर भी रही हूँ, लेकिन कैमरे के पीछे काम करने का जो मज़ा है वो बिल्कुल अलग है। और बहुत पहले से करती रही हूँ, प्रोडक्शन में डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाती रही हूँ, लेकिन जो सही मायनों में एक्सपीरियंस मुझे हासिल हुआ है वो गुड मॉर्निंग आज से ही हुआ है और इसको मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा है इससे। अच्छा नाजिया, हमने जैसे कि अभी एक पैकेज में दिखाया था, नाजिया एक लड़की है जो आपसे बहुत इंस्पायर है और ऐसी बहुत सी और लड़कियां हैं कैमरे के उस पार जो कि एंकर बनना चाहती हैं, जो कि एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि एक जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको क्या लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? देखिए, हर शोबे के कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी कुछ तकाजे होते हैं जिसको पूरा करना होता है। तो जो बेसिक एजुकेशन है आपकी वो तो आपने हासिल करनी है। मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया जाता है, इसके अलावा अब तो मीडिया स्टडीज़ में भी मतलब उसको मज़ीद मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है। जिस ज़माने में हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी तो उस वक्त बहुत ही जो जर्नलिज्म था उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती थी। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी जहां पर प्रैक्टिकल जर्नलिज्म की ट्रेनिंग दी जा रही है। अदरवाइज़ कोई ऐसा सही प्लेटफॉर्म नए आने वालों को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो हम जिन खातून से आपने मिलवाया, जिस लड़की से आपने मिलवाया, उसको जो परेशानी थी, ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही होती है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद जो मैं सबसे कहती रहती हूँ और मैं खुद भी उस पर अमल करती हूँ, वो है स्टडी स्टडी स्टडी। अच्छा। आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। स्टडी, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, वो आप हमें भी कहते हैं। पढ़ेंगे तो आप कम्युनिकेट कर सकेंगे, अपनी बात को सही तौर पर, अपने जज्बात को, एहसासात को सही तौर पर दूसरों के सामने रख सकेंगे। और कम्युनिकेशन के लिए कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस उस वक्त आएगा जब आप पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अच्छा नाजिया, उनका मोराल जो था काफ़ी डाउन था और ऐसे बहुत सारे जो है वो लड़के लड़कियां होंगे जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं और ये तमाम चीज़ें, ये क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी उनको राइट प्लेस नहीं मिलता, बल्कि उन्होंने कहा कि पर्ची चलती है और टैलेंट नहीं चलता है। इस बारे में कुछ? ऐसा है नहीं। वैसे तो अगर आप सिर्फ जर्नलिज्म की बात ना करें और दूसरे इदारों में भी जो लोग जाते हैं तो उनका भी कहना यही होता है कि पर्ची चलती है, लेकिन ये किसी हद तक ठीक है, इसको मान भी लेते हैं, लेकिन आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा उसका हाथ होता है। इसके अलावा ये कि आपकी राइट डायरेक्शन क्या है, वही जो हम बात कर रहे थे कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने आगे जाकर करना क्या है, या सही प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसको इस्तेमाल किया जा सके। जर्नलिज्म में आगे जाने के लिए जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई करते हैं जहाँ इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, आज न्यूज़ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमारे पास बहुत सारे इंटर्नीज आते हैं जिन्हें हम ट्रेन करते हैं। इसके अलावा तमाम टीवी चैनल्स में अगर आप देखें तो वहाँ पर इंटर्नीज को ट्रेन करने के लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है। और जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद इट डिपेंड्स कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में जाना चाहते हैं और वहाँ पर आप अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अभी आप अपनी तालीम के पहले स्टेप पर हैं, आप पढ़ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे आगे जाकर जर्नलिज्म की फील्ड को ज्वाइन करना है, और पहले ही अगर आप ये सोच लें कि पर्ची के बगैर काम नहीं चलेगा और मुझे कोई सोर्स मिल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मेहनत करें और अपना टारगेट अचीव करने के लिए जो आपने अपना गोल रखा हुआ है उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो ऐसे, और फिर आजकल तो इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल गए हैं और मीडिया की ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं कि वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। मुझे याद है कि जिस वक्त हम मास्टर्स कर बाहर निकले थे तो हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं था
कुछ नहीं पता था कि कहाँ जाना है, और उस वक्त पाकिस्तान में ऐसे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं होते थे, लेकिन अब तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सीजे है कराची में, इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट्स खोले हुए हैं। सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची के अंदर ही ये यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अपना टीवी चैनल एक छोटा सा यूनिवर्सिटी के अंदर खोला हुआ है, और वो प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं जर्नलिस्ट को। ठीक नाजिया, अगर बात करें हम उस टाइम की, पहले, इससे पहले, अभी तो आपने बताया कि बहुत से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, बहुत सी इस तरह यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं वो इसकी ट्रेनिंग दे रही हैं, लेकिन एक टाइम होता था जब हम ट्रेनिंग और सिर्फ सीखते इस तरह से थे कि शीशे के सामने खड़े होते थे और अखबार पढ़ना शुरू कर देते थे। अभी हमने देखा कि स्टोरी में भी ऐसा ही कुछ था। आप अपने बारे में कुछ बताएं, एज बीइंग अ लेडी, जब आप इस फील्ड में आई तो किन किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ा और इस फील्ड में आपने एक्सेल कैसे किया, कैसा रहा आपका? ये जो आपने अभी एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि शीशे के आगे खड़े होकर अखबार पढ़ना, मैं आज तक ये करती हूँ। अच्छा, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप टीवी के सामने बैठे हो, स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, या आप पब्लिक को फेस करने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशंस देने जा रहे हैं, आप सेमिनार्स अटेंड करने होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसके लिए तैयारी करनी होती है। आपको पता होता है कि आपने क्या बोलना है, आपने अपने ऑडियंसेस को किस तरह से इंटरेक्शन में रखना है, उनको कैच करके रखना है। तो उसके लिए अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, और इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए कि अगर आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट बन चुके हैं और अगर आप अपने नोट्स बना रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें कोई शर्म की बात है बिल्कुल नहीं है। बजाय इसके कि आप 2-4 लोगों में बैठकर और लोग आपसे ये कहें कि इनको मालूमात कुछ है नहीं, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो आप जब 10 लोगों के सामने बैठे होते हैं और स्क्रीन पर जब सैकड़ों लोग आपको, हजारों की तादाद में लोग आपको देख रहे होते हैं, तो तैयारी करके बैठने में कोई हर्ज नहीं होता। मैं तो स्टूडेंट्स लाइफ से लेके अब तक बगैर पढ़े कहीं नहीं जाती। अच्छा नाजिया, आप ट्रेनिंग भी देती हैं जर्नलिज्म? अब मैंने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिसके लिए स्टैनफोर्ड का वो प्रोजेक्ट था। 1 साल तक मैं उस पर काम करती रही। उसके बाद वापस आने के बाद डिज़ाइन थिंकिंग में मैंने पाकिस्तान में पहली मरतबा डिज़ाइन थिंकिंग इंट्रोड्यूस कराई थी, जिसके जरिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की मैंने जर्नलिस्ट को। अच्छा, खासतौर पर वो जर्नलिस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल KP के जर्नलिस्ट हैं, बलूचिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। मुख्तलिफ जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में ट्रेनिंग तो करवाती हैं जर्नलिस्ट की, लेकिन वो उन एरियाज़ को फोकस नहीं करती, या वो उनकी अप्रोच वहाँ तक नहीं होती, क्योंकि एक जो लोकल एरिया का एक छोटा सा स्ट्रिंगर है, जर्नलिस्ट है, वो वहाँ पर काम कर रहा है। सबसे बड़ा बैरियर लैंग्वेज का बैरियर होता है कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो उर्दू भी सही तौर पर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर, लोकल एरिया में वही उनकी रेंज है, उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे जर्नलिस्ट को बुलवा कर और फिर जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो कुछ सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस, इसके अलावा वर्कशॉप्स मुनक़िद करते हैं। तो वहाँ पर उन जर्नलिस्ट को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए मेरा रहा है कि मैं जब से वापस आई हूँ तो मुख्तलिफ शहरों में जाकर मैंने ये करवाई। ये तो आप करवा रही हैं जो ट्रेनिंग आप देना चाहती हैं लोगों को, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 4th मोस्ट डेंजरस कंट्री पाकिस्तान को कंसीडर किया जाता है जर्नलिज्म के लिए। तो आप नहीं समझती कि इस हवाले से हुकूमत को कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए थे, या फिर इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट बाकायदा तौर पर होने चाहिए? हम जैसे कि आपने अपना शेयर किया, तो मैं भी अगर शेयर करूं तो बाकायदा तौर पर जब मैंने इसके लिए वर्कशॉप अटेंड की थी तो उन्होंने बताया था कि कुछ ऐप्स होती हैं जो आप मोबाइल में करते हैं, एंड देन आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं तो आप अपनी टीम को जो है वो इन्फॉर्म रखते हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए? यहाँ पर कुछ ऐप्स हैं जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान में इंटरनेट पेनिट्रेशन है कितनी। 10% लोग अगर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कैसे वो जो ऐप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ पाकिस्तान में कैसे किया जा सकता है। तो कुछ हर्डल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जिन ऐप्स की आप बात करें तो उसमें पैनिक बटन होता है कि आप वो फ़ौरन पैनिक बटन यूज़ करें और आपका जो भी सर्कल है उसके अंदर वो मैसेज चला जाता है। अच्छा, इसका मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। इस पर काम करने का जो इत्तेफाक अचानक से हुआ था और मैंने काम करना शुरू किया, उसकी वजह ये थी कि मेरे बहुत ही क्लोज़ साथी बाबर खान, वली बाबर को आप जानती होंगी, मूसा खान खेल, पहले मूसा खान खेल थे जिनके साथ मैंने पूरा दिन बैठकर ट्रांसमिशन की। समात रैली जिस वक्त निकल रही थी, पूरा दिन बैठकर वो मुझे मैं स्टूडियो में बैठी हुई और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेती रही हूँ, वो रिपोर्ट करते रहे। और शाम को जब मैं घर पहुंची हूँ तो रेड टिकर मैंने देखा कि मूसा खान खेल को मार दिया गया। तो वो एक बड़ा तकलीफ दह मरहला था।
उससे गुजरी और उसके बाद फिर वली खान बाबर, उनके साथ भी यही हुआ। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि इस पर काम किया जाना चाहिए, लेकिन जब इस पर काम करना शुरू किया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तकलीफ भी थी इस बात की कि आप कितना भी काम कर लें, कोई टेक्नोलॉजी किसी को अगर कत्ल किया जाना है और वो टारगेट सेट किया जा चुका है तो कोई टेक्नोलॉजी उसको रोक नहीं सकती। अच्छा नाजिया, यहाँ पे अभी एक तो टिप दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास थोड़ा शॉर्ट टाइम है, जो अपकमिंग जितने भी लोग जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा आजकल का जो ब्रेकिंग ट्रेंड है, ब्रेकिंग न्यूज ट्रेंड, इस पर कमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आप स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं और आपके पास ब्रेकिंग आ जाती है, आप बिल्कुल बेबस होते हैं, आपने वो ब्रेकिंग देनी होती है। लेकिन हम उस ट्रेंड से बाहर निकल रहे हैं। खासतौर पर आज टीवी में आपने देखा ही होगा कि अब वो चीखना चिल्लाना जो मार्केट का ट्रेंड है, हम उससे बहुत हद तक बाहर आ गए। यही सीरियस जर्नलिज्म थी जिसे मैं करना चाहती थी, और ये प्लेटफॉर्म मुझे आज टीवी पर मिला है, और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि हम उससे निकल सके। लोग भी तंग आ गए हैं, लोग भी सुकून के साथ खबर सुनना चाहते हैं। ये सनसनीखेज़ी जो फैलाई जाती है, इससे माशरे में इंतशार ही फैलता है। जो सहाफ़त का बुनियादी मकसद है वो पूरा नहीं होता। सहाफ़त का नाम है कि समाज को उसका आईना दिखाया जाए, माशरे के जो ज़ख्म हैं, जो नासूर हैं, उसके ऊपर अपनी मालूमात से और जो हक और सच है उसका मरहम रखा जाए। तो हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है मार्केट के ट्रेंड से हटकर जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको मुश्किलात बहुत आती हैं, और वो जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं अभी हम वहाँ तक पहुँच नहीं सके, लेकिन हम पुरुमीद हैं कि हम ये मुश्किलात की आपने बात की है। आपसे आखिरी क्वेश्चन करना चाहेंगे क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, और मैं यही जानना चाहूंगी, और हमारे इनफैक्ट आपके तमाम जो फैंस हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आपने जब इस फील्ड का स्टार्ट किया था तो आपको पहला मौका जो है वो इजीली मिल गया था? बिकॉज बहुत से लोग अभी यही सोच रहे होंगे कि यार ये लोग आगे से आगे बढ़ते हैं, किस तरह से उन्हें मौके मिल जाते हैं और वो मौके हमें क्यों नहीं मिल पा रहे होते? तो ये इस पे बस छोटी सी बात। पहले मौके की आपने बात की, मैं तो आज तक ये कहती हूँ कि जो मौके होते हैं वो इतनी आसानी से तो नहीं मिलते, चाहे वो पहला हो या फिर ज़िंदगी में और भी मिल रहे हो। क्योंकि इस पर मैं यही कहूँगी, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। वाह वाह वाह, जबरदस्त। हमारी साथी और हमारी रहनुमाई करने वाली सीनियर एंकर पर्सन नाजिया अशर अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही थी, और हमें उम्मीद है कि उनकी तमाम एक्सपीरियंस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और एक स्टोरी जो है वो अपने नाज़रीन के साथ यहाँ पर शेयर भी करेंगे। एक और सहाफ़ी की कहानी आपको बताते हैं कि एक दोस्त के चैलेंज से सहाफ़त का सफ़र शुरू करने वाले सीनियर सहाफ़ी वसीतुल्लाह खान आज एक मकबूल और मारूफ सहाफ़ी हैं। यकीनन उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है, और उनके इस अज़्म की दिलचस्प कहानी आपको भी दिखाते हैं। ये नहीं है कि मैं मेंबर पे बैठ के नसीहतें शुरू कर दूं या वाज शुरू कर दूं, ये उलमा का काम है। मैं आलिम नहीं हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और एक आम सा लिखारी हूं। कहने के 1000 तरीके होते हैं, आपको सिर्फ ढंग आना चाहिए कहने का। आप सख्त से सख्त बात भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे तक पहुंच भी जाएगी और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। मुझे नमकीन गोश्त बहुत पसंद है। नमकीन गोश्त में क्या मसाले होते हैं? देख, नमक ही तो होता है ना। उसे उबाला, नमक किया, थोड़ा सा उस पर फ्राई किया और उसके बाद आपको दे दिया। उस पर ठट के ठट लगे हुए होते हैं। आपने भी खाया होगा नमकीन गोश्त। आप जितने मसाले डालते चले जाएंगे इस चक्कर में कि यार हो सकता है ये गड़बड़ ना हो जाए, वो डिश उतनी ही खराब होती चली जाएगी। लिहाजा जैसा आप सोच रहे हैं वैसा का वैसा, भले रॉ ही क्यों ना हो, शुरू में आपको रॉ लगेगा वो, लेकिन आप अपने नक़ाद ना बने खुदा के वास्ते। आपका काम है सिर्फ लिखना। आप लिख दें,
बाकी दूसरों पे छोड़ दें कि वो आपकी तहरीर को पसंद करते हैं या नहीं करते, दिल से करीब समझते हैं या नहीं करते। जिंदगी में कामयाबी तलाश नहीं करनी चाहिए और नाकामी जो है उसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करानी चाहिए। आप चलते रहें, कामयाब हैं या नहीं हैं ये दूसरे डिटरमिन करेंगे, ये आपका मनसब नहीं है। आपका काम है कि मुस्तकिल मुतहर्रिक रहें, डेड ना हो और अपने हिस्से का जितना भी काम कर सकते हैं मुश्किल हालात में अच्छे हालात को देखते हुए उसमें ना रुकें। मेरे लिए मेरी कामयाबी का क्राइटेरिया है कि आप जो चाहते हैं या जो आपकी आज़ादी है वो कितनी आपके कंट्रोल में है। तो मेरी अय्याशी और मेरी आज़ादी ये है कि जो कुछ भी मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ वो मेरे बस से बाहर नहीं है। मेरा बेबस ना होना ही मेरी आज़ादी है। तबा वसीतुल्लाह खान की कहानी, द मैन ऑफ गोल्डन वर्ड्स जिन्हें कहते हैं, एक बहुत ही बड़ा नाम जर्नलिज्म में। उनकी कहानी तो हमने सुनी, अब हम अपनी भी कुछ थोड़ी सी बात मेरा ख्याल है कर लेते हैं। मैं जानना चाहूंगी सबक कि आपने स्टार्ट कैसे लिया था? मैंने कैसे स्टार्ट लिया था? अच्छा, मैंने, आपको सुन के बड़ी हैरत होगी। अच्छा, मैं प्ले टीवी में वीजे थी। अरे हाँ, और मैं प्ले में वीजे थी और यही आज टीवी का प्लेटफॉर्म, हमारा ही चैनल था प्ले। और प्ले में जब मैं वीजे थी तो मैं सोशल मीडिया का शो करती थी, 2 घंटे का लाइव शो, जिसमें हम सॉन्ग्स चलाते थे और उसके अंदर हम गेस्ट भी बुलाते थे। लेकिन क्योंकि मेरा जो कंटेंट था वो न्यूज़ बेस्ड कंटेंट था, अच्छा, उसके ऊपर हम लाइव ट्विटर पे जो है वो ट्वीट्स पढ़ते थे पॉलिटिशियंस की, सबकी। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जो है वो प्रॉपर डेवलप होना शुरू हुआ। जब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो फिर मैं आज टीवी में न्यूज़ के लिए एज इंटर्न आई। जब मैं यहाँ एज इंटर्न आई तो बहुत सारे लोग ये कहते थे, यार ये वीजे हैं, ये तो एंकरिंग नहीं कर सकती। फिर उसके बाद आई प्रूव माई सेल्फ एंड फिर रिपोर्टिंग, और फिर बैठ के सब पूरी आज की जो डेस्क है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और तमाम लोगों ने सपोर्ट किया और उसके बाद फाइनली आई एम हियर एज एंकर। ये तो बहुत अच्छी आप बात अपना है। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेरे एक्सपीरियंस में कुछ यही है, तमाम लोग जो मुझे जानते थे आरजे अनम काज़मी के नाम से, आरजे अनम वीजे हियर, आरजे हियर, नो न्यूज़ एंकर। वहां से जब स्टार्ट हुआ तो रेडियो का काम शुरू किया, उसके बाद बहुत से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए, वहां से लोगों ने आवाज को पिक किया, आवाज पकड़ी थी मेरी। लोग कहते हैं यहाँ पे जी सिर्फ शक्लो सूरत देख के ना लोग रख लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपका कंटेंट, आप जो बोल रहे हो, आप जो कह रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। वहां से जब मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए, प्रोजेक्ट्स के बाद ही वहां पे एक नाम उनका नहीं अभी फिलहाल ले सकते हम, लेकिन उन्होंने परखा और थोड़ा बहुत जाना कि ये इसके अंदर ही सलाहियत है, एंड देन उन्होंने मुझे फाइनली हमारे दिल में अगर किसी काम को करने की कोई लगन हो तो खुद ब खुद रास्ते बन और जाते ये हैं। बात जो कि वो कह रही थी कि टैलेंट के हवाले से, टैलेंट होना लाजमी नहीं है। मेरा ख्याल है हार्डवर्क समवेयर आपको उतना कैपेबल बना देता है कि आप अपनी ख्वाबों की जो राह है उसके ऊपर चल सको और उन चीजों को पा भी सको। जी बिल्कुल। और गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे कैमरामैन से, जिसके बगैर टीवी जर्नलिज्म नामुकम्मल है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और बात कर रहे थे हम जर्नलिज्म की, तो जर्नलिज्म में एंकर्स, रिपोर्टर्स की तो बात हो गई, पर हम उन शख्स को नहीं भूल सकते। बज़ाहिर तो टीवी पर नजर आना और टीवी जर्नलिज्म बन जाने का शौक तो बहुत से लोगों को होता है, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होता। कैमरे की आंख से दुनिया को देखने वाले कैमरामैन को फील्ड में मौजूद कई ऐसी मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना होता है। इनकी मुश्किलात क्या है, इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मैंने जब पहली बार इस फील्ड में कदम रखा और पहली दफ़ा कैमरा उठाकर जब मैं फील्ड में गया तो मैंने वहाँ पर, इत्तेफाक की बात है, पहली मेरी शूट बम ब्लास्ट सही मेरे पास मुझे करना पड़ा। मैं उस जगह पर पहुँच के मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूँ। एक लम्हे के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं माउस सा हो गया कि मैं कैसे काम करूँगा, ये किस किस्म का काम मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने अपने आप को रियलाइज़ किया और मैंने कहा कि जब मैंने चॉइस किया है तो मुझे दिखाना है। मेरे पास वीज़ा लग के आ गया वर्क, और मैं वो लेके घर पहुंचा
और मैंने घर जाके घर वालों को कहा कि जी मुझे सुबह जो है वो एक वॉर कवर करने के लिए जाना है, तो मेरी वालदा रोने लगी और मेरी वालदा ने कहा नहीं बेटा तू ये काम छोड़ दे, हम ये काम नहीं कर, तू ये काम ना कर और हमें नहीं चाहिए ऐसे पैसे तेरे। तो मेरे वालिद कहने लगे मेरे वालदा से ये जाएगा तो इसकी एक्सपीरियंस में इजाफा होगा, पता लगेगा इसको कि किस किस्म का काम करना। मुझे बड़ा मेरी वालदा ने मुझे बड़ी दुआएं दी और मैं गया। कोई एक ऐसा जगह जहां धमाका हो जाए, जब ब्लास्ट हो जाए, जब हम वहाँ पहुँचते हैं सबसे पहले तो हमने वहाँ पहुँचने के फ़ौरन बाद ही हमने अपने हवास के ऊपर काबू रखना है। अगर हमारे आवाज़ काबू में नहीं रहेंगे, होश आवाज़ हम खो बैठेंगे तो हम दिखा नहीं पाएंगे। लोग एक तरफ को निकल रहे होते, भाग रहे होते, तो हमें उस सिमत में जाकर उन लम्हात को, उन चीज़ों को, उन जगह को अपने कैमरे में सेव करके आप तक दिखाना होता है। इसके बड़े ख़तरात भी होते हैं, हमें भी लगे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़तरात के ऊपर रहती है, हथेली पे लेके हम चल रहे होते हैं अपनी जान को। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि एक जगह पर एक बॉडी रखी थी, एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था, वो एडी सेंटर सड़क खाने के अंदर बॉडी रखी रही। 3 दिन तक दरी बिछाकर वहाँ बैठे रहे, उस बॉडी का इंतजार करते रहे कि वो कब निकल के चली जाएगी। तो उसको हमें कैप्चर करना था, हमने उसको बनाना था। हमारा एम, हमारा सिर्फ यही एम था कि हम इस विजुअल को बनाकर दिखाएं। लोग अपने घरों में ईद बनाते हैं, हर आदमी कोशिश करता है कि अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ ईद के त्यौहार को बनाए, लेकिन हम अपने ही काम को, अपनी ही जॉब को, अपनी जगह को ही घर समझ के काम कर रहे होते हैं और आप तक तमाम काम जो आप देख रहे होते घर पे बैठ के ईद वाले दिन हम अपने सरंजाम दे रहे होते हैं। सही मानों में जर्नलिज्म के ये सोल्जर्स होते हैं और मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, सबा की तरफ से इन तमाम सोल्जर्स को हम सलाम पेश करेंगे। बिल्कुल। और अनम कितनी खूबसूरत बात उन्होंने की कि जब लोग कोई भी इंसिडेंट होता है तो उस तरफ से भाग रहे होते हैं, लेकिन हम वहां जा रहे होते हैं फुटेज के लिए ताकि अपने व्यूवर्स तक पहुंचा सकें कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। मेरे ख्याल में जर्नलिज्म, न्यूज या इससे रिलेटेड कोई भी शोबा हो, वो एक टीम वर्क होता है। उसमें डेस्क होती है, उसमें रिपोर्टर्स होते हैं, हमारे ब्यूरोज होते हैं, एंकर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, पीसीआर होता है। ये एक प्रॉपर टीम वर्क होता है, तब जाकर एक मजबूत और एक अच्छा जर्नलिज्म आवाम के सामने। और वो शख्स जो अपनी जान को हथेली पर रखकर चलता है, मेरा ख्याल है मेरे नजदीक तो एक कैमरामैन, एक सोल्जर का ही काम करता है। बिल्कुल। और गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे मुल्क के चमकते सितारों से। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। बड़ा माहौल बना हुआ है जनाब, ऑफर तो इतना मजा आया है, अभी मेरा बस मैं इंतजार कर रही थी कि किसी तरह आने और आए, हमारे लिसनर्स जो है, हमारे व्यूअर्स जो है, वो भी ये सब कुछ एंजॉय कर सके, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की सकाफत के अमीर, एक फोक सिंगर जिनसार, जो सिंधी, सराइकी और पंजाबी में सिंगिंग करते हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं। जिनसार ने म्यूजिक की बाकायदा ट्रेनिंग तो हासिल जो है वो की हुई है अपने वालिद से ही, और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे म्यूजिक भी आज हम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जिनसार, कैसे हैं आप? सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बहुत बिल्कुल बहुत अच्छे हैं हम, और अभी हम सुन रहे थे आपका ऑफर भी। क्या कमाल बजाते हैं आप लोग, क्या कमाल गाते हैं आप लोग, कहाँ से सीखा ये? असल में ये तो हमारा खानदानी काम है, जैसे कि अब्बू, मेरा दादा, उसका काम, और उसको देखकर हमें भी शौक हुआ। अच्छा जी। तो कब से गा रहे हैं आप? छोटी उम्र से, बस हम जैसे पैदा हुए और जैसे होश आया तो इस मौसीकी को ही देखा। अच्छा जी हाँ। तो जिनसार पहले आपसे कुछ सुनते हैं फिर बात करेंगे। जी हाँ, शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई की काफी है। हाँ हाँ जी हाँ।
तड़ तड़ ख्याल तवार ढोया मारू मुसा पर शाल शाल पवार ढोया मारू मुसा पर लतीफ चले मियाँ हौला इकलाल लतीफ चले मियाँ सारा बेटी संघार ढोया मारू मुसा पर जोशाल नी रे रे सारी नी सा 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 नी 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 रे रे नी सा 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 नी रे रे नी सा 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 गा रे रे नी रे रे सा नी रे रे सारी नी सा 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 नी सा नी सा नी सा नी सा बदा 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 गा 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 ओ पर चल शाल पवार डोला मारू सबर चल शाल जबरदस्त। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ऑडियंस होती जो आपके लिए क्लैपिंग करती। जितने मजे से आपने गाया, मेरा ख्याल है आप गा रहे थे और मैं झूम रही थी। बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा ये बताएं कि आप ये फोक गाते हैं, सराइकी भी, सिंधी भी, तो तमाम आप इतना कलाम खूबसूरती से गा लेते हैं। असल में ये तो मेहनत का काम है, रियाजत का काम है। जितनी भी रियाजत करेंगे तो उतना ही ये काम आएगा। जी बिल्कुल। अच्छा तो कहाँ भी आपने परफॉर्म किया है? कराची आए हुए हैं आप? जी हाँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक और जो भी 4 सूबों हैं उसमें मैं परफॉर्मेंस कर चुका हूँ। बहुत जबरदस्त गाते हैं। जबरदस्त। और मुझे लग रहा है कि आप सीख के गा रहे हैं कि पता नहीं अपनी रूह से गा रहे हैं, पर बात और आपका कलाम जो है ना वो दिल में उतर रहा है। नहीं सर, हमारी मौसीकी में रूहानियत भी तो है ना। जी बिल्कुल, रूहानियत तो है। और बिल्कुल गुड मॉर्निंग आज में जो है वक्त बिल्कुल अब बहुत कम है ना, इख्तिताम को पहुंचने वाला है। हाँ बिल्कुल इख्तिताम को पहुंचने वाला है। और गुड मॉर्निंग आज में आपको कहेंगे बाय बाय, टाटा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ऐसे ही देखते रहिए, पसंद करते रहिए, फीडबैक भी देते रहिए। और आपकी स्टोरीज, अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरीज हैं और आप चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करना, तो बिल्कुल शेयर कीजिए। बिल्कुल, हमारी सोशल मीडिया की वेबसाइट है जिस पर आप अपनी डिटेल्स भी दे सकते हैं। और इस तरह का टैलेंट अगर आप में भी मौजूद है तो अपनी डिटेल्स जो है वो हमें जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी और नेक्स्ट वीक में आपको बताएंगे कि इस तरह के और नए टैलेंट्स भी लेके आएंगे। लेकिन शो खत्म होने से पहले मैं चाहूंगी कि हम जंसार से जो है वे एक और मेरा फेवरेट सुन ले। हम सुन ले। सो कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग राज। जी याद आधी इश्क़ लाई है, याद आधी इश्क़ लाई है, यार सानू है, यार सानू दोस्त सानू, यार सानू लग गई बेअख्तियारी, सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच नज़र आई है, याद आधी इश्क़ लाई है, याद आधी इश्क़ लाई है। इश्क दिया